आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सोचकर देखिए, एक सुपर पावर देश वो रातों रात एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उनके ही घर से, मतलब उनके बेडरूम से उठाकर ले जाता है और फिर ऐलान करता है कि अब से उस देश पर हमारा कब्जा है। ये कोई एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी घटना का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। कैसे और क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ा, आज हम इसी की परतें खोलेंगे। अमेरिका का क्या कहना है, दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और सबसे जरूरी, इसके असली मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक देश या एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं है। ये घटना मतलब ये इंटरनेशनल संबंधों, किसी देश की आज़ादी जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, और पावर के इस पूरे खेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये समझना है कि इस एक रात के बाद दुनिया के नियम शायद हमेशा के लिए बदल गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो था नहीं? छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा और आप कह सकती हैं कि बेहद सावधानी से प्लान किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की टीमें रात के अंधेरे में वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उतरी। वो सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर में घुसे। सीधे घर में? हाँ, और उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके अपने बेडरूम से ही उठा लिया। सिर्फ एक टीम ने ये सब कर दिया? ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना तो होगा नहीं। नहीं, इसके पीछे जबरदस्त तैयारी थी। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। सोचिए, 150? 150? जी, इसमें B-2 बॉम्बर, लड़ाकू विमान, ड्रोन, मतलब सब कुछ था। एक मिनट, B-2 बॉम्बर, ये तो वही स्टेल्थ विमान है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। इनका इस्तेमाल तो सिर्फ बहुत ही गंभीर हालातों में होता है। इसका मतलब अमेरिका इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। एग्जैक्टली। और किसी भी तरह के जवाबी हमले का कोई चांस नहीं लेना चाहता था। ये एक मैसेज था। हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के अंदर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए घुसे ताकि वो रडार से बच सके। और जो मुख्य टीम मदुरो को पकड़ने गई थी, उनके पहुंचने से ठीक पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के आसपास के मिलिट्री ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर छोटे मोटे हमले करके उन्हें बेकार कर दिया था। अच्छा? ताकि वेनेजुएला की सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। मतलब पूरी तरह से चौतरफा घेराबंदी। मादुरो को पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या। फिर उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया? उन्हें पकड़कर पास के कैरेबियन सागर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज USS इवो जीमा पर ले जाया गया। ओके। वहां से उन्हें एक स्पेशल मिलिट्री प्लेन में बिठाकर सीधा न्यूयॉर्क ले आया गया। ये पूरा ऑपरेशन कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। सुबह होने तक खेल खत्म था। और यहाँ आता है कहानी का सबसे अजीब और चौंकाने वाला हिस्सा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ये पूरा ऑपरेशन लाइव देख रहे थे। हाँ, जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा। बिल्कुल। और उन्होंने बाद में फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने इसे एक शानदार, परफेक्ट ऑपरेशन बताया और ये भी माना कि उन्होंने इसके लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से कोई इजाज़त नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हर फिल्म में एक मकसद होता है। तो यहाँ अमेरिका का असली मकसद क्या था? क्या सच में वो एक तानाशाह को हटा रहे थे जैसा उन्होंने दुनिया को बताया? देखिए, ऑफिशियली तो यही कहा गया। ट्रंप प्रशासन के बयानों के मुताबिक निकोलस मदुरो एक क्रूर तानाशाह थे। उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था और वो नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। ये भी कहा गया कि वो अमेरिकी हितों के लिए खतरा बन गए थे। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कहा जाता है असली वजह अक्सर वो नहीं होती। और यहीं पर कहानी की दूसरी परत खुलती है। असली वजह थी तेल। तेल? जी, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। ट्रंप ने अपने बयानों में ये बात छुपाई भी नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब अमेरिकी तेल कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन वेनेजुएला के तेल सेक्टर को फिर से खड़ा करने में एक एक्टिव भूमिका निभाएंगी। अच्छा, तो मतलब ये जो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें थी वो सब बस एक कवर स्टोरी थी। असल कहानी सिर्फ तेल और पैसे की थी। ये तो बहुत सीधी बात हुई। सोर्सेस तो इसी तरफ इशारा करते हैं। ये कहानी असल में मादुरो से भी पहले ह्यूगो चावेज के जमाने से शुरू होती है। चावेज ने ही इन बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर निकालकर
तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अमेरिकी कंपनियां तब से ही अपना अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस पाने के लिए दबाव बना रही थीं। ये ऑपरेशन शायद उसी दबाव का नतीजा था। ट्रंप ने इसे एक नया नाम भी दिया था, डॉनरो डॉक्ट्रिन। उन्होंने कहा कि ये पुरानी मुनरो डॉक्ट्रिन की जगह लेगा। एक मिनट, ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या थी, थोड़ा याद दिलाएंगी? जरूर। मुनरो डॉक्ट्रिन 19वीं सदी की अमेरिकी विदेश नीति थी। इसका सीधा मतलब था कि कोई भी यूरोपीय देश अमेरिकी महाद्वीपों मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मामलों में दखल नहीं देगा। ओके। ये एक तरह से ये हमारा इलाका है, इससे दूर रहो कहने जैसा था। और ये नई डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है? ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये कहती है कि अमेरिका अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी देश में किसी भी हद तक जाकर सीधे तौर पर दखल देगा। क्या मतलब? पहले था कि हमारे मामलों में दखल मत दो और अब है कि हम तुम्हारे मामलों में जब चाहें जैसे चाहें दखल देंगे। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिकी हित सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। ओके, तो अमेरिका ने ये कदम उठा लिया। दुनिया भर में तो हंगामा मच गया होगा। बाकी देशों ने कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है सबने इसकी निंदा की होगी। हैरानी की बात है कि रिएक्शन बहुत मिला जुला और उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर था। कमजोर? हाँ, ज्यादातर यूरोपीय देशों ने जैसे जर्मनी और यूके वो ही घिसा पिटा डिप्लोमेटिक बयान दिया, हम स्थिति को लेकर गहरी चिंता में हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। बस। गहरी चिंता, ये तो डिप्लोमेसी की भाषा में हम कुछ नहीं करने वाले का कोड वर्ड होता है। बिल्कुल। बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो एक कदम आगे बढ़कर इसका लगभग समर्थन ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोगों को तानाशाही से आजादी मिल गई है। अमेरिका के जो करीबी सहयोगी हैं जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वो या तो चुप रहे या उन्होंने दबी जुबान में अमेरिका का साथ दिया। और लैटिन अमेरिका के देश, वेनेजुएला के पड़ोसी, उनका क्या कहना था? वहाँ राय पूरी तरह से बटी हुई थी। अर्जेंटीना, जहाँ उस समय एक दक्षिणपंथी सरकार थी, उसने इस कदम का स्वागत किया। अच्छा। लेकिन मेक्सिको, क्यूबा और ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे एक संप्रभु देश पर हमला और साम्राज्यवादी की वापसी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो रूस और चीन को लेकर है। ये दोनों तो वेनेजुएला के सबसे बड़े सहयोगी माने जाते थे। उन्होंने तो जरूर कोई कड़ा एक्शन लिया होगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। रूस, जिसने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा था, उसने सिर्फ एक बयान जारी किया। सिर्फ एक बयान? हाँ, उन्होंने की गहरी चिंता जताई और इसकी निंदा की। कोई सैन्य धमकी नहीं, कोई कड़ा आर्थिक कदम नहीं, कुछ नहीं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब अपने इतने करीबी सहयोगी के लिए बस एक बयान। और चीन का रुख तो और भी ज्यादा ठंडा था। उन्होंने भी बस एक औपचारिक बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दी। सोर्सेज इस बात पर सवाल उठाते हैं कि रूस और चीन, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश तक क्यों नहीं की? लेकिन क्यों? रूस और चीन का इतना नरम रुख थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? बिल्कुल, और शायद यही इस घटना का सबसे बड़ा सबक है। एक थियोरी ये है कि आर्थिक तौर पर ये दोनों देश अब अमेरिका से सीधा टकराव मोल नहीं लेना चाहते। उनका आपसी व्यापार इतना ज्यादा है कि वेनेजुएला जैसे देश के लिए वो उसे दांव पर नहीं लगा सकते। या शायद उन्हें भी अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि मादुरो को बचाना एक हारी हुई बाजी है और इसमें अपनी एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं। और हमारे देश भारत का क्या स्टैंड था? भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। पूरी तरह से चुप्पी, कुछ भी नहीं। बस वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई कि वे सावधान रहें। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। वेनेजुएला के अंदर क्या माहौल था? क्या वहाँ के लोग अपनी सरकार के बचाव में सड़कों पर उतर आए? इसके बिल्कुल उलट। सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही मादुरो के पकड़े जाने की खबर फैली, कराकस की सड़कों पर उनके विरोधी जश्न मनाने लगे। जश्न? हाँ, हजारों लोग झंडे लेकर नाच रहे थे। सालों के आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन से परेशान लोगों के लिए यह आजादी जैसा था। तो अमेरिका ने सत्ता किसे सौंपी? जाहिर है विपक्ष के किसी बड़े नेता को। यहाँ एक और पेंच है। अमेरिका ने सत्ता मादुरो की ही सरकार में उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रॉड्रिगेज को सौंप दी। ये क्या बात हुई? उसी सरकार के मंत्री को? मैंने तो सुना था कि विपक्ष की एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, मारिया कोरिना मचाडो, जो नोबेल शांति पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। उन्हें सत्ता क्यों नहीं दी? जब ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, हाँ वो एक अच्छी महिला हैं,
लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी लोग समझते हैं, और उन्होंने बात टाल दी। इसका क्या मतलब निकालें? क्या अमेरिका को एक लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि एक कठपुतली चाहिए थी? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ मादुरो को हटाना नहीं था, वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अमेरिकी हितों, खासकर तेल कंपनियों के हितों के खिलाफ ना जाए। और डेल्सी रॉड्रिगेज ने वैसा ही किया? बिल्कुल, डेल्सी रॉड्रिगेज ने तुरंत ऐलान किया कि वो विदेशी निवेश का स्वागत करेंगी और तेल सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल देंगी। तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है? इसका सबसे बड़ा और गहरा असर संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की अवधारणा पर पड़ा है। ये विचार कि हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, इस विचार को सीधी चुनौती मिली है। सोर्सेज इसे नव उपनिवेशवाद या नियो कॉलोनियलिज्म का एक नया, ज्यादा क्रूर रूप बता रहे हैं, जहां एक शक्तिशाली देश अपने आर्थिक फायदे के लिए किसी भी कमजोर लेकिन संसाधन संपन्न देश पर सीधे सीधे कब्जा कर सकता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत अब अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गई है। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब क्या जंगल राज वापस आ गया? क्या यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागजों पर ही रह गए? ये घटना इसी तरफ इशारा करती है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश खुलेआम ऐसा करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता, तो इन संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल तो उठेंगे ही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने एक तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र की मदद की और एक देश को बचाया, और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है कि ये एक आजाद देश पर सीधा हमला था, जो सिर्फ तेल और व्यापारिक हितों के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर की गई एक दादागिरी। बिल्कुल। और सोर्सेज इस विश्लेषण को एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। अगर एक देश अपने हितों के लिए दूसरे देश के चुने हुए राष्ट्रपति को इस तरह उठा सकता है, तो क्या ये दूसरे देशों के लिए भी एक नजीर, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो भारत के संदर्भ में उठाया गया। सोर्सेज में इस बात का जिक्र है कि भारत में सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि अगर अमेरिका वेनेजुएला जाकर मादुरो को पकड़ सकता है, तो भारत पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को क्यों नहीं ला सकता? सही। ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद हमें शक्ति, न्याय और राष्ट्रीय हित की परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।